पढ़ लिए थे पाचन वाला, अब पढ़ रहे हैं उसका प्रमुख अंग कौन सा है। पहला यकृत यानी लीवर। एट फर्स्ट तो यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सबसे बड़ा ये ग्लैंड है या ऑर्गेन है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, अगर प्रश्न ये आ जाए कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तब स्क्रीन होता है त्वचा, ठीक ना। लेकिन अगर सबसे बड़ा ग्रंथि ऑर्गेन पूछे तब क्या होता है, लीवर होता है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है, 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। यह काफी इंपोर्टेंट है। पित्त कहां से स्रावित होता है, यकृत से। पित्त कहां से स्रावित होता है, यकृत से। यकृत प्रोटॉन के उपापचयन में सक्रिय रूप में भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है और वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम कौन करता है हमारे शरीर में, यकृत करता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रस के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका के संचित रख लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजेन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। मतलब हमारे शरीर में जब ग्लूकोज कम जाता है तो यकृत क्या करता है, अपने पास जो ग्लाइकोजेन स्टोर करके रखे रहता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर करके ब्लड में सिक्रेट करते रहता है, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, बना रहता है। अगर ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, डायबिटीज। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। कितना काम कर रहा है ये मेरे लिए, ठीक ना, यकृत। आगे है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन ये एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है। 1 मिनट, पता नहीं मेरा लैपटॉप भी मरने लगता है कभी कभी। देखो अभी फाइब्रिनोजेन ये एक प्रोटीन होता है और इसका उत्पादन यकृत से ही होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। अब लोग कहोगे कि रक्त का थक्का तो विटामिन के हेल्प करता है, बिल्कुल करता है, पर आपको याद रखना है ऑप्शन में विटामिन के नहीं हो तो फाइब्रिनोजेन पे टिक करना है। ओके, फाइब्रिनोजेन ब्लड के थक्का बनाने में हेल्प करता है। अगर फाइब्रिनोजेन भी नहीं हो तब आपका आंसर प्लेटलेट्स होगा। तीनों को फिर से रिपीट कर लो। ब्लड को थक्का बनाने में क्या हेल्प करता है, तो पहले तो विटामिन के ही रहता है ऑप्शन में। इससे टफ करेगा तो फाइब्रिनोजेन दे देगा, उससे भी टफ करेगा तो प्लेटलेट्स देगा। एमटीएस का एग्जाम हुआ था, आई थिंक 2018 वाला प्रश्न की बात कर रहा हूं, उसमें प्लेटलेट्स दे दिया था। तो एग्जाम में आंख नाक खोल सबके आराम से ठीक करना है उसको। आगे हिपेरीन, ये भी एक प्रोटीन है जो यकृत के द्वारा ही बनता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। क्लियर। जैसे ब्लड हमारे शरीर के अंदर है तो लिक्विड फॉर्म में है, बाहर निकलता है तो जम जाता है, तो फिर हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जम जाता, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, हिपेरीन। हिपेरीन मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। जो आरबीसी मतलब लाल ब्लड जो है मर जाता है पिल्हा में, उसको फिर बर्बाद कौन करता है, यकृत ही करता है। मतलब किसी फॉर्म में बना के उसको बाहर निकलवा देता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है कि जब जहां जिसको जरूरत पड़ेगा, मैनेजमेंट का काम करता है, फिर वो उसको दे देगा। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये भी हेल्प करता है। देखो फिर से समझो, शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए लीवर भी हेल्प करता है, ब्लड भी हेल्प करता है और हाइपोथैलेमस भी हेल्प करता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना होता है, ठीक ना। अभी आपने पढ़ा कि
लीवर जो होता है शरीर के ताप को बनाए रखने में, नियंत्रित करने में मदद करता है। ऑप्शन में कभी दे देगा इसमें से कौन सा शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है, ऑप्शन दे देगा ब्लड। तो आप कंफ्यूज नहीं कर जाना, कहीं लीवर दिया रहता है, कहीं ब्लड दिया रहता है, कहीं हाइपोथैलेमस भी दिया रहता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के प्रकरणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। वहीं से पता चलता है कि जहर में क्या दिया गया है। ओके, अधिकतर क्या होता है ना, जहर में ये दिया जाता है फैब्रिनोजेन जो है ना वो डाल दिया जाता है। जैसे मतलब अधिकतर, जैसे इसने काट लिया या कुछ ऐसा भी हुआ ना, तब भी फैब्रिनोजेन ही सक्रिय हो जाता है और पूरा ब्लड को क्या करता है, क्लॉट कर देता है। मतलब ब्लड के साथ ही खेला जाता है मेनली। आगे है पित्ताशय। पित्ताशय गॉल ब्लैडर। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। नाशपाती जानते हो ना, पाइनएप्पल। इसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। यकृत से जो पित्त निकलता है वो कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से जाता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, इसको याद करो, काफी इंपोर्टेंट है। सॉरी, पित्त का रंग कैसा होता है, पीला हरा। पीला हरा, और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। मतलब इसका पीएच क्या होगा, 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक जिसका होगा वो होगा क्षारीय, और 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक ना, तो इसका पीएच कितना है, 7.7। ब्लड का पीएच 7.4 है। हमारा जो खून है वो भी क्या है, क्षारीय है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नहीं भूल जाना इसको। पित्त में जल की, अच्छा ब्लड का जो पीएच 7.4 होता है ना, ये एनटीपीसी में पूछ लिया था प्रश्न भी। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होता है। पित्त में जल का मात्रा कितना है, 85%, और जो कलर डालता है उसमें उसका मात्रा होता है 12%। आगे पित्त का यानी बैल का प्रमुख कार्य क्या सब है, तो यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। जिससे अग्नाशयी रस, अग्नाशय से जो रस निकलता है खाना को पचाने के लिए, वो सही से क्रिया कर सके। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यह वसाओं का इमलसीकरण करता है। इमलसीकरण, यह आंत के कर्मानुकुचन गतियों को बढ़ाता है, जिसमें भोजन में पाचन रस भली भांति मिल जाता है। यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशेषों में सहायता करता है। अच्छा, एक यहाँ पे नहीं दिया गया, वो क्या करता है, जैसे हमारे पेट में एसिड बनता है ना, एसिड गैस होता है, तब यथासंभव ये कोशिश करता है बेस छोड़ा जाए और एसिड बेस मिला के साल्ट और मतलब पानी शरीर को थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जाए। ठीक ना, इसमें भी ये हेल्प करता है। आगे आपका पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, जिससे पीलिया हो जाता है, जिसको आप इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हो। ठीक ना, तो यहां से एक दो प्रश्न और आता है कि किसी को अगर जॉन्डिस है तो उसके लिए कौन सा चेक किया जाएगा, उसके लिए कौन सा चेक होगा, तो वो करवाएगा बिलिरुबिन टेस्ट। बिलिरुबिन टेस्ट प्रश्न आ सकता है आपसे कि बिलिरुबिन टेस्ट का संबंध है तो पीलिया या क्या मैं कहा था अभी, अच्छा पीलिया या जॉन्डिस से। ठीक ना, जॉन्डिस। अब आगे है अग्नाशय, पेनक्रियाज। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पेनक्रियाज जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। मतलब प्रश्न ये आ सकता है कि शरीर का कौन सा पार्ट जो है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों की तरह काम करता है, तो वो आपका होता है अग्नाशय, पेनक्रियाज। इससे अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल होता है और शेष भाग में लवण और एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव्य होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7.5 से 8.3 होता है। तो अग्नाशय रस जो है वो भी क्या होता है, क्षारीय ही होता है। इसमें 3 प्रकार के भोज्य पदार्थ जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होता है, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है।
पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? तो जो अमाशय रस होता है, पेनक्रियाज जूस जिसको कहते हैं, वो क्या होता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन सबको पचाने का एंजाइम होता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होता है? मुख्य रूप से प्रोटीन ही होता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, लैंगरहैंस की द्वीपिका, तो ये अग्नाशय का एक पार्ट होता है। यह अग्नाशय का, पेनक्रियाज का एक पार्ट है। इसका खोज लैंगरहैंस ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? लैंगरहैंस की द्वीपिका। इसमें बीटा कोशिका यानी बी सेल में इंसुलिन, अल्फा कोशिका में ग्लूकोज और गामा कोशिका में सेमेस्टोस्टिन नामक हार्मोन पाया जाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंपोर्टेंट कर लो। बीटा का इंसुलिन, अल्फा में ग्लूकोज, बीटा में इंसुलिन, अल्फा में ग्लूकोज और गामा में सोमेटोस्टिन, सोमेटोस्टिन। अल्फा में ग्लूकोज, बीटा में इंसुलिन और गामा में सोमेटोस्टेटिन। ओके, आगे आपका है इंसुलिन। इंसुलिन कहां से स्रावित होता है? बीटा सेल से, बीटा सेल से। यह अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका में बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने 1921 में किया था। आप ऐसे याद रखो, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेंटिंग और बेस्ट। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेंटिंग और बेस्ट। इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? बेंटिंग और बेस्ट। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्पसन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। याद रखना, इंसुलिन का इंजेक्शन किसको दिया जाएगा? जिसके शरीर में इंसुलिन कम हो जाएगा। इंसुलिन कब होता है? जब ग्लूकोज बढ़ जाता है, मतलब जॉन्डिस वाले को दिया जाएगा। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मतलब शरीर में अगर, जैसे हम ऊपर क्या पढ़े हैं कि यकृत क्या करता है, उसके पास जो ग्लाइकोजेन स्टोर होता है ना, उसको वो क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के फॉर्म में डाल देता है, नियंत्रित करता है। लेकिन अगर पहले से ही यहाँ पे बहुत अधिक ग्लूकोज हो गया तो उसको क्या हो गया? डायबिटीज हो गया। तो फिर क्या करेगा? इंसुलिन जो सुई डाला जाता है, तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करेगा और उसको यकृत में स्टोर करवा देगा, मतलब सेटलमेंट करवा देता है। उससे क्या होता है? कुछ देर के लिए, जब तक सेटलमेंट है, अधिक चीनी नहीं खाएगा, अधिक ग्लूकोज का सेवन नहीं करेगा, तब तक वो मैनेज रहेगा। और फिर जब ये खा लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे दिया गया है, इंसुलिन के अल्प स्रवन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, मतलब डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन का अगर कम स्रवन होगा, यानी इंसुलिन का कब कम स्रवन होगा? जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, मधुमेह हो जाएगा। प्रश्न आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का मात्रा बढ़ने पर, यहाँ पे लिखा भी गया है, रुधिर यानी ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ने पर क्या होगा? मधुमेह हो जाएगा, यानी डायबिटीज हो जाएगा। इंसुलिन के अतिस्राव से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम क्या पढ़े कि ग्लूकोज अगर कम हो जाए, ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। वैसे अगर ग्लूकोज कम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। मतलब वही चीज लिखा है, ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों उल्टा होता है। इंसुलिन बढ़ेगा तो ग्लूकोज घट जाएगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो इंसुलिन घट जाएगा। तो ऐसा है। यहाँ पे अगर इंसुलिन अधिक जा रहा है, मतलब ग्लूकोज कम हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। इसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। इसमें जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान क्या होता है? कम होने लगता है अगर इंसुलिन अधिक हो जाए, ग्लूकोज मतलब कम हो जाए तो। आगे है ग्लूकॉन। यह ग्लाइकोजेन का पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजेन क्या करता है? ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जो लीवर का काम है वो ये भी करता है। आगे है सोमेस्टोटिन। यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन का स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। स्वांगीकरण मतलब ब्लड से जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब निकालता है ना, तो वही होता है स्वांगीकरण। तो इसको वो क्या करता है? अवधि को बढ़ाता है। अब आगे है पाचन का सारांश, जिसमें लार से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है? टैलिन और माल्टेज। टैलिन और माल्टेज। भोज्य पदार्थ का मंड और माल्टोज। प्रतिक्रिया के बाद टैलिन जो होता है वो बनाता है माल्टोज और माल्टेज ग्लूकोज। ओके। जठर रस, ये एंजाइम पेप्सिन और रेनिन देता है। भोज्य पदार्थ से प्रोटीन और केसीन। प्रतिक्रिया के बाद पेप्टोनस और कैल्शियम पेराकेसिनेट। आगे है अग्न्याशय, पेनक्रियाज जूस। इसमें जो एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, एमाइलाइज, लाइपेज।
प्रोटीन मंड वसा, और बाद में निकलता है इसमें पॉलीपेप्टाइड्स, शर्करा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल। अंतरीय रस जिसमें एंजाइम क्या सब है, एरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज, और इसे प्रोटीन, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज और वसा होता है। निकलता है एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लूकोज व फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। देखो जो भी ग्लूकोज है ना, सबसे इसमें मतलब मीठा जो होता है ना, वो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज। आगे दिया गया है